देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो पॉलिटिकल साइंस में पिछले चैप्टर में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में अध्ययन किया था। आगे हम कार्यपालिका के संदर्भ में पढ़ेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो ये हम तैयारी करा रहे हैं वो पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि पेपर नज़दीक है, लेकिन इसमें उन चीज़ों का भी हमने ध्यान रखा है, जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी आती है, लेखपाल की वैकेंसी आती है, तो उन बच्चों का भी हित हो सके, तो इस वजह से उसको भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैटर दे रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ मैटर ऐसा भी है जो कि फैक्चुअल है, जैसे राष्ट्रपति कब बने, कब आपातकाल लागू हुआ, किसके कार्यकाल में कौन कौन सी घटना घटी, ये भी हम साथ में बताते चलेंगे ताकि वो चीज़ें भी तैयार होती चले। अब देखिए कि हम राष्ट्रपति, हमने पहले बताया था कि कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। देखिए, शासन की दो प्रकार की प्रणाली होती है, एक तो अध्यक्षात्मक और दूसरी संसदीय। भारत में अध्यक्षात्मक प्रणाली नहीं है, ये अध्यक्षात्मक प्रणाली अमेरिका की है, और अमेरिका में इसीलिए सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। ये संसदीय शासन प्रणाली हमने लिया है ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होते हैं। राष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से ले रखा है, लेकिन राष्ट्रपति के अधिकार जो है वो ब्रिटेन के राजा या रानी के तरह होते हैं, वहाँ से हमने ले रखा है। ये जरूर है कि ब्रिटेन में वंशानुगत होते हैं और हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब आइए कि देखिए, जैसे देखिए उस दिन बात हो रही थी राष्ट्रपति के संदर्भ में। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए कि जैसे भारत में राष्ट्रपति कितने भी कार्यकाल के लिए चुने जा सकते हैं, ये अनुच्छेद 57 में कहा गया है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। ये अमेरिका से तुलना हम इसलिए कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का पद वहाँ से लिया गया है। तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दूसरी चीज, अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 2 बार, एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ऐसा नहीं कि 2 बार से ज़्यादा वहाँ नहीं चुने गए हैं। अब्राहम लिंकन 3 बार राष्ट्रपति चुने गए थे, लेकिन उसके बाद ये नियम बनाया गया कि 2 बार से अधिक एक व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, जबकि भारत में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। अनुच्छेद 57 का हमने उल्लेख किया। अब आइए देखिए कि राष्ट्रपति किस तरीके से, हमने आपको बताया कि कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, यानी ये संवैधानिक प्रमुख है। अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा जो संवैधानिक मुखिया होंगे, जबकि अनुच्छेद 53 इसमें क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देंगे, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह पर कार्य करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि शक्तियां जो हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में निहित है। ठीक है। अब देखिए कि अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का भाग 5, इसको ध्यान रखिएगा, भाग 5 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका की शक्तियों का वर्णन किया गया है, और उसी के तहत अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब आइए कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है। तो राष्ट्रपति की योग्यता के संदर्भ में अनुच्छेद 58 अनुच्छेद 58 जो है वो राष्ट्रपति के पद की योग्यता
का उल्लेख करते हैं। क्या होना चाहिए, क्या होती है योग्यता? पहले वह भारत के नागरिक हों, पहला। दूसरा, उनकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। ध्यान रखिएगा, ये न्यूनतम आयु नहीं है, ये न्यूनतम आयु है, अधिकतम आयु नहीं है। मतलब 35 वर्ष से कम ना हो, अधिकतम कुछ भी हो। इसके बाद वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। अब देखिए, इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, उसमें केवल आयु का पॉइंट छूटता है और सारी चीजें जो है वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता में हो गया। अगला देखिए, वह लाभ के पद पर ना हो। अब ये लाभ का पद बड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। भाई लाभ का पद क्या होता है? कोचिंग में भी आप लोग पूछते रहते हैं कि लाभ के पद की परिभाषा बताइए। तो संविधान में लाभ के पद की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जो सरकारी कर्मचारी हैं या सरकार के अधीन कोई ऐसा पद है उनका जिस पर लाभान्वित हो रहे हैं, तो लाभ का पद कहलाता है। अब सवाल उठता है कि लाभ के पद को कौन तय करता है? तो हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ केंद्र की अलग और राज्य की अलग, मतलब केंद्र के लिए जो व्यवस्थाएं करते हैं वो संसद, तो संसद लाभ के पद को तय करते हैं कि लाभ के पद कौन कौन से हैं। भारत की संसद ये तय करती है। और राज्यों में राज्य के विधानमंडल तय करेगा कि लाभ का पद कौन कौन सा है। तो लाभ के पद तय करने का काम केंद्र में संसद करती है और राज्य में राज्य के विधानमंडल करते हैं। क्लियर? अब आइए, ये तो आपकी योग्यता हो गई अनुच्छेद 58 के तहत। अब देखिए, राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए किस तरीके की प्रक्रिया होती है। तो निर्वाचन के लिए पहली बात तो ये जान लीजिए कि एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होते हैं? तो हमने पहले ही बताया कि ये भारत की आपकी संसद हो गई। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और ये हो गया राष्ट्रपति, जिनके लिए चुनाव होना है। ठीक है? और ये हो गया विधान मंडल। विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और ये हो गए राज्यपाल। अब बात हो रही निर्वाचक मंडल की। निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं, क्योंकि उन्हीं पे सब डिपेंड होता है। वही चुनेंगे पहली बात, और वही प्रस्तावित करेंगे। तो आप देखिए कि निर्वाचक मंडल में जैसे लोकसभा के, तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में संख्या 545 है। 552 में 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये 2 सदस्य कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में। और किस अनुच्छेद के तहत, ये भी देख लीजिए, आगे भी हम बताएंगे। अनुच्छेद 331 के तहत। हम अनुच्छेद जहां जहां थोड़ा बहुत बताते चल रहे हैं, क्योंकि अनुच्छेद एक साथ बताने में तो रटने वाली चीजें होती है। और जब हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पॉइंट आया याद हो गया, क्योंकि वो पूरी उसकी हिस्ट्री के साथ हो गया। तो अनुच्छेद 331 के तहत 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पर आइए राज्यसभा में। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं।
जिसमें 238 राज्यों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये 12 सदस्य अनुच्छेद 80(1) के तहत नियुक्त होते हैं। ये 12 सदस्य कौन होते हैं? जो संगीत, कला, साहित्य आदि के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं। अभी जब लोकसभा राज्यसभा बताएंगे तो और डिटेल करेंगे, और चीजें भी क्लियर होती जाएंगी। तो लोकसभा के 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं, वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब एक बात और ध्यान लिख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा करंट से रिलेटेड टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पहली बार ऐसा हुआ है भारतीय इतिहास में कि इस बार एक एंग्लो इंडियन समुदाय ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो मनोनीत सदस्य नहीं है, एंग्लो इंडियन है और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिए थे, लेकिन वो सदस्य चुन कर आए हैं। पश्चिम बंगाल से डेरेक ओ ब्रायन, जो कि तृणमूल पार्टी के सदस्य हैं, और तृणमूल पार्टी वहाँ पर पश्चिम बंगाल में इस समय सत्ता में है। ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, और उनकी पार्टी के एक सदस्य हैं डेरेक ओ ब्रायन, जो एंग्लो इंडियन समुदाय के हैं। और ये इस बार इन्होंने एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य के रूप में इलेक्शन में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया है, लेकिन मनोनीत नहीं है। उनका नाम नोट करना चाहे लिख लीजिए, डेरेक ओ ब्रायन। डेरेक ओ ब्रायन, ये याद रखिएगा, ये चुनकर आए हैं और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है। इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए, इसको फिर आगे भी डिटेल करेंगे, कारण ये है कि पूरा अभी लोकसभा राज्यसभा चलना ही है। तो इस तरीके से अब अच्छा विधानसभा में आ जाइए। तो विधानसभाओं के, हर विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। एक सदस्य मनोनीत किया जाता है हर विधानसभा में। अब अच्छा, एक विधान परिषद देख लीजिए। विधान परिषद भारत के 7 राज्यों में है। भारत, पूरे भारत में केवल 7 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषदें हैं। हर राज्य में होना अनिवार्य नहीं है, और कैसे होता है ये हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन ये 7 जो विधान परिषदें हैं, ये जो एक सदस्य, ये विधान परिषदें तो बिल्कुल ही भाग नहीं लेती हैं। ये जो मनोनीत सदस्य है राज्यपाल द्वारा, ये भाग नहीं लेंगे। ये राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य जो लोकसभा में मनोनीत होते हैं, वो भाग नहीं लेंगे। और ये 12 सदस्य जो राज्यसभा में होते हैं, ये भाग नहीं, यानी कि लोकसभा के 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, राज्यसभा के 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और विधानसभाओं के जो सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा विधान परिषदें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती। अब देखिए, यहाँ तो समझ में आ रहा है, ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य क्यों नहीं भाग लेगा भाई? तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य इससे नहीं भाग लेते क्योंकि राज्यपाल होते कौन हैं? वो राष्ट्रपति के या केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, जो कि राज्य में होते हैं। तो इस तरीके से इतने लोग भाग नहीं लेते। अब एक चीज और देख लीजिए, ये तो हमने देख लिया कौन कौन भाग नहीं लेता है। अच्छा, इसको अभी बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे। अनुच्छेद 61, अगर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पूछी जाए तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग उसको कहते हैं, इम्पीचमेंट। तो देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया में जो लोग भाग नहीं लेते हैं इलेक्शन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग नहीं लेते हैं, कौन कौन भाग नहीं लेते हैं? ये 2 सदस्य भाग नहीं लेंगे, ये 12 सदस्य भाग नहीं लेंगे, लेकिन ये महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में ये लोग भाग लेंगे। और विधानसभा के जो सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, सीधा सीधा ये क्वेश्चन आता है और उसको बड़े ध्यान से करिएगा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य,
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और यही निर्वाचक मंडल है। अब ये क्यों हमने इतना बताया कि निर्वाचक मंडल ही राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने वाले प्रत्याशी के नाम का प्रस्ताव करता है। निर्वाचक मंडल में देखिए किस तरीके से, तो 50 सदस्य राष्ट्रपति के नाम का प्रस्ताव करेंगे। वो 50 सदस्य कौन होंगे? वो निर्वाचक मंडल में होंगे, निर्वाचक मंडल से होंगे। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनमें से 50, चाहे वो केवल लोकसभा के हों, चाहे वो केवल राज्यसभा के हों, या तीनों लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित कुल मिला के 50 सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति पद पर खड़े होने वाले व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव करेंगे और इसी निर्वाचक मंडल में अगले 50 सदस्य, इन 50 से भिन्न, उस प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे। यानी कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 100। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये 100 सदस्य किसी अन्य प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित नहीं कर सकते हैं, ना ही अनुमोदित कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये तो हो गए प्रस्तावक और अनुमोदक। अब देखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि रखी गई है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये जमानत के रूप में उस प्रत्याशी को रखना पड़ता है। और ये कहाँ रखी जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। और अगर इलेक्शन के दौरान कुल पड़े वैध मतों का 1/6 से कम, फिर से ध्यान से सुनिएगा कि कुल पड़े वैध मतों का 1/6 से कम, कुल पड़े वैध मतों का 1/6 से कम यदि मत प्राप्त करता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। ठीक है, तो ये जमानत की प्रक्रिया हो गई और इस तरीके से प्रस्तावक और अनुमोदक हो गए। ठीक है, अब राष्ट्रपति का चुनाव में इसको बहुत ध्यान से रख देखिएगा कि ये राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया होती है जिसमें कि किस तरीके से कौन लोग भाग लेते हैं। अब आइए अगला देखिए कि भारत के जो राष्ट्रपति, हम इसको तो बता दिए, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा करके हम बता रहे हैं ताकि हर चीज आपको क्लियर होती चले। ठीक है, क्लियर होना भी आवश्यक है और इसीलिए कई पार्ट में इसको बांट के हम कर रहे हैं। अब अगला आप चला देखिए कि भारत में जो राष्ट्रपति चुने गए हैं किस तरीके से हैं। तो देखिए, प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इनके बारे में देख लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब पहले राष्ट्रपति जो है, इनका कार्यकाल क्या था? पहले तो ये देख लीजिए, कार्यकाल देख लीजिए कि ये 26 जनवरी 1950 से और 13 मई 1962 तक प्रथम राष्ट्रपति जो थे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक चुने गए, कार्यकाल था इनका। ये पहले राष्ट्रपति थे और पहले और अंतिम राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे, 2 बार चुने गए थे। लेकिन इनका कार्यकाल कुल देखिए 12 साल हो रहा है। तो 12 साल कैसे हो रहा है? पहली बार जब राष्ट्रपति मनोनीत हुए वो, तो ये भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे और वही संविधान सभा अंतरिम संसद में परिवर्तित हो गई, तो इनको प्रथम राष्ट्रपति मनोनीत कर दिए गए। तो 1950 से 1952 तक ये मनोनीत राष्ट्रपति के रूप में थे। 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था, ध्यान रखिएगा इस सन को। 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ और उस आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ। तो राष्ट्रपति उसके बाद 1952 में निर्वाचित हुए और उसके बाद कार्यकाल उनका 1952 से 1957 और फिर 1957 से 1962। तो इस तरीके से
2 कार्यकाल हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक चीज और जान लीजिए कि ये जो भारत में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, तो उस अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री के पद पर थे। ठीक है, अब आइए दूसरे राष्ट्रपति। दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। देखिए, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वो तुरंत बाद बने। 13 मई 1962 से 13 मई 1967। अब देखिए कि ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति बने। बहुत बड़े शिक्षाविद थे और ये बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। इनकी दर्शन शास्त्र में कई पुस्तकें हैं। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। हमें 5 सितंबर से मतलब है, इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। शिक्षक दिवस, ठीक है, तो इनका जन्म शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए, इन्हीं के बारे में अगला देखिए कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे 1 जनवरी 1954, ये सन याद रखिएगा, इसी समय भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार था भारत रत्न शुरू किया गया था 1 जनवरी 1954 को। और इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे और पहले भारत रत्न सम्मान से सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर राधा कृष्णन थे। तो इस तरीके से ये पहले भारत रत्न से सम्मानित थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद होगा कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। ठीक है, आजकल भारत चीन के बीच में बड़ा विवाद की स्थिति फिर से उत्पन्न हो गई है। सीमा पर दोनों सेनाओं ने अपना जमावड़ा लगा लिया है। तो ये 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। और 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था, तो उस दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था अनुच्छेद 352 के तहत, है ना। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रीय स्तर पर केवल 3 बार लगा है। तो पहली बार जो आपातकाल लगा था 352 के तहत लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल था। और ये डॉक्टर राधा कृष्णन के कार्यकाल के दौरान लगाया गया था, क्योंकि भारत चीन युद्ध हुआ था और ये पहला राष्ट्रीय आपातकाल था। तो ये आपके 2 राष्ट्रपति हो गए। तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के संदर्भ में हम अगले उसमें बता देंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और राष्ट्रपतियों के बारे में 2-2, 3-3 करके, चूँकि हमको पूरा ये चैप्टर ही बहुत बड़ा है तो 3 या 4 पार्ट में होगा। तो हर बार हम 2-3 राष्ट्रपति के बारे में बताते चलेंगे, मेन पॉइंट, और उसको आप याद भी करते चलिएगा। चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। फिर से कहूँगा, मेहनत करके पढ़िए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि घर में आप बहुत पढ़ रहे होंगे, और जो आपको नहीं अगर दिक्कत हो रही है या जो टॉपिक आपको पढ़ना है, हमको आप मैसेज में भेजते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप निश्चित रूप से सफल हो। धन्यवाद।